दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। माया, छाया और काया, यह तीनों चीजें कभी स्थिर नहीं रहती। सेठ धनानंद पहले तो बहुत मालदार था। उसका लाखों का व्यापार होता था। पर एक बार सेठ के व्यापार में बहुत घाटा आ गया। करोड़ों की संपत्ति का मालिक एकदम से बहुत कंगाल बन गया। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि बनी के सब साथी होते हैं, पर बिगड़ी का कोई नहीं होता। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन खत्म होते ही अपने सगे संबंधी भी पराये हो जाते हैं। अचानक से सेठ के ऊपर कंगाली आ गई तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। उसके आस पड़ोस के गांव वालों और रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि सेठ धनानंद बहुत गरीब हो गया है। अब उसके पास खाने तक को पैसा नहीं है और वह बड़े कर्ज में डूब गया है। कर्ज मांगने वाले भी उसे बहुत तंग करने लगे थे। आए दिन कोई ना कोई उसके द्वार पर खड़ा ही रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। उनका पैसा कहां से चुकाएं? ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास धन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले इस समय कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने भी कहा, हाँ, यह तो आप ठीक ही कह रहे हैं। अगर मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई काम धंधा फिर से शुरू कर लेंगे। पत्नी की सहमति मिलने पर सेठ धनानंद अपनी पत्नी को साथ लेकर रात के अंधेरे में अपने ससुराल के लिए चल दिया। सेठ की ससुराल अब लगभग 4 कोस की दूरी पर थी। सेठ अपने व्यवहार से बड़ा ही स्वाभिमानी था। वह जैसे ही अपनी ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं के किनारे पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली। सुनो प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक तो लोग हमसे मदद मांगने आते थे और मैं स्वयं लोगों की मदद किया करता था। लेकिन आज मुझे खुद ही किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। सेठ बड़ा विस्मय में डूबकर सोच रहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया तब तो मैं आत्मग्लानि से ही मर जाऊंगा। वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम एक काम करो, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वो लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाएं, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करें, तब तुम यहाँ आकर मुझे बुलाकर ले जाना। लेकिन अगर वो लोग तुम्हारे साथ खुश होकर बात ना करें या तुम्हारा कुछ भी आदर सम्मान ना करें, तब तुम खड़े खड़े ही वहां से वापस लौट आना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूंगा। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसा कहकर उसे उसके मायके में भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति की बात मानकर अपने मायके में चली जाती है और जाकर अपने पिता के द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों ने और भाभियों ने जब देखा कि हमारी बहन और ननद हमारे घर आई है तो उसे देखकर वह लोग सोचने लगे कि इसका पति तो अब बहुत कंगाल हो गया है। कर्जा मांगने वाले दिन रात इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए यह जरूर हमसे कुछ ना कुछ मांगने ही आई होगी। दोस्तों, निर्धन मनुष्य से तो वैसे भी लोग कन्नी काट लिया करते हैं। सेठ की पत्नी अपने मायके में आंगन में काफी देर तक खड़ी रही।
किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा। कुछ देर खड़े रहने के बाद वह उल्टे पांव वहां से वापस चली आई, जहां पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने पति को जाकर सारा हाल बताया कि मेरे भाई और भाभीियों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं प्रिय, अब हमारा उनके घर जाना उचित नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों को अब यहीं से अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। हमारी किस्मत में जैसा लिखा होगा, हम उसी तरह अपना समय काट लेंगे। ऐसा विचार करके सेठ और सेठ की पत्नी वहां से वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। दोस्तों, उस जमाने में पैदल का ही रास्ता हुआ करता था। चलते चलते जब वे अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो सेठ की पत्नी रास्ते में ही गिर पड़ी, क्योंकि वह गर्भवती थी और ज्यादा दूर पैदल चलने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए अत्यधिक दूर चलने के कारण सेठ की स्त्री को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको रास्ते से उठाकर पास के खेत में ले चलो। सेठ अपनी पत्नी को उठाकर वहीं पास में स्थित एक बाजरे के खेत में ले जाता है। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक बहुत सुंदर हष्ट-पुष्ट लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर के बाद जब सेठ की पत्नी होश में आई तो उसने अपने पति से कहा कि आप इस बच्चे को साफ करके इसे मेरी गोद में दे दो और इस जेर के गंदे रक्त को एक कपड़े में बांधकर इसी खेत में कहीं जाकर गाड़ दो। सेठ ने वैसा ही किया। वह उस गंदगी को एक कपड़े में बांधकर खेत में गाड़ने के लिए एक गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा अभी थोड़ा सा ही खुदा था। सेठ को उस स्थान पर एक कलसा दबा हुआ दिखाई दिया। सेठ ने कलसे को बाहर निकाला तो उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। सेठ उस कलश को लेकर जल्दी से अपनी पत्नी के पास आया और खुशी खुशी अपनी पत्नी को सब बताकर कहने लगा, देखो प्रिय, आज परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी दौलत भी दे दी है। किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का भी इंतजाम पहले से ही कर देता है। सोने की अशर्फियों से भरे उस कलसे को देखकर सेठ की स्त्री भी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद सेठ धनानंद खुशी खुशी अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने घर लौट आता है। अब सेठ धनानंद की किस्मत फिर से चमक उठी। कुछ ही दिनों में उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से उसने फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े चैन से बीतने लगी। कंगाल सेठ फिर से पहले की तरह बड़ा धनवान बन गया, मगर उसकी यह बात उसके अड़ोस पड़ोस वालों के गले नहीं उतर रही थी। वे सब सोचते थे कि कल तक तो इसके घर में खाने तक को नहीं था, कर्ज मांगने वाले हर समय इसके द्वार पर खड़े रहते थे। फिर अचानक से इसे कौन सा खजाना मिल गया जो ये सेठ फिर से इतना अमीर हो गया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में लोग अपने दुख से कम दुखी होते हैं और दूसरों की तरक्की देखकर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सेठ धनानंद का खुशहाल जीवन अब उसके पड़ोसियों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। तब एक पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर जाकर सेठ की पत्नी से पूछती है कि बहन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से फिर से इतनी खुशहाल कैसे हो गई। अचानक से तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया और फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा। दोस्तों, असल में वो पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके उनके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि सेठ धनानंद फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बड़ी ही भोली
और सीधी सादी औरत थी। उसने सोने की अशर्फियों से भरे कलश के बारे में उस पड़ोसन को सारी बात बता दी। पड़ोसन यह सुनकर चुपचाप अपने घर आई और अपने पति को सारी बातें बता दी। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के पेट में दर्द होने लगा। वह पड़ोसी भी बड़ा जमींदार था और जिस खेत में सेठ को धन मिला था, इत्तिफाक से वह बाजरे का खेत भी इसी पड़ोसी का था। अब उस जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो गई। वह अपनी पत्नी से बोला कि जिस खेत से उसको धन मिला है वह खेत तो हमारा था, फिर तो उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लेकर ही रहूंगा। अगले दिन वह पड़ोसी राजा के दरबार में गया और सेठ पर मुकदमा लगा दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, सेठ धनानंद को हमारे खेत में गड़ा हुआ जो धन मिला है, वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ा था। जब धन हमारे दादा का है, तब उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से वह सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। अगले दिन राजा ने सेठ धनानंद को दरबार में बुलाया और उससे पूछताछ की। तब सेठ ने राजा से कहा, हाँ महाराज, यह बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे इन्हीं के खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। इसके बाद सेठ धनानंद ने उस समय की सारी परिस्थिति राजा के सामने बयान की कि महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। इस दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया। सेठ की पूरी कहानी सुनकर राजा तुरंत समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नीयत खराब हो चुकी है। काफी सोच विचार करने के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचा कि धन तो सेठ को मिला है, इसलिए उस धन पर अधिकार तो सेठ का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसको धन देना होता तो वह पहले ही इसे दे जाते, उसे जमीन में गाड़ कर क्यों जाते। और अगर यह धन इसके भाग्य में होता तो अब तक इसे मिल चुका होता। जब इसके खेत में धन गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला। यह सब बातें सोच विचार कर राजा ने उस पड़ोसी जमींदार से कहा कि इस बात में तो कोई दोराहा नहीं है कि वह धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वह नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था। उनके जन्म लेने पर ही सेठ को वह धन मिला है। अब जितना धन सेठ ने अपना कर्जा चुकाने में खर्च कर दिया है, उतना धन वह तुम्हारे दादा की परवरिश में खर्च कर देगा और बाकी का जो धन बचा है उस धन को अदालत में जमा कर दिया जाएगा। और जब तुम्हारे दादाजी बड़े होंगे तब यह सारा धन उनको दे दिया जाएगा, यानी तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को ही सौंप दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में पुत्र बनकर पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उन्होंने अपना गाड़ा हुआ धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे दादा का भी तुम पर कुछ अधिकार बनता है, इसलिए जब तक तुम्हारे दादाजी बाल रूप में है तब तक तुम्हें भी अपने दादाजी के पालन पोषण के लिए हर महीने 5 रुपए सेठ धनानंद को देने होंगे। बाकी तुम्हारे दादाजी अपने खजाने में से तुम्हें क्या देना चाहेंगे, यह तो वे बड़े होने के बाद खुद ही तय करेंगे। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन्न रह गया। वह सोचने लगा, मैंने सेठ का धन देखकर अपनी नीयत खराब की थी, यह उसी का नतीजा है। दोस्तों, वह जमींदार वहां से अपना सा मुंह लेकर लौट गया। उल्टा उसे हर महीने 5 रुपए उस सेठ को देने पड़ते थे। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते आए हैं कि पराये धन पर कभी अपनी नीयत खराब मत करो। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।